हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। तो दोस्तों अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जी हो सकती है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के विवरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? आखिर हम जो खाद्य पदार्थ हम देखते हैं या फिर हम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, आइए हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतु में मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में कुछ पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। तो हमारे शरीर में कुछ पोषक कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन तीनों परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। जैसे हमें जो है ना, हमें ये जांच करना है हमें कि किस में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में वसा है। तो इसके लिए हम कुछ परीक्षण करेंगे और इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेषणों को सारणी 2.2 में दर्शाए हुए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं।
आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब हम जो है यहाँ पर उतना देरी जो हमने पढ़ा, तो इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर प्रश्न पूछता है कि हम कैसे पता करेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है कि नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति हम यहाँ पर पता लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में होता है? मंड और शर्करा के रूप में होता है। तो यानी मंड और शर्करा क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो है मंड तथा स्टार्च जो है अगर है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो किसी में मंड है कि नहीं हम इसकी जांच करेंगे। क्रियाकलाप 2, मंड के लिए परीक्षण। ठीक है, मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी हम थोड़ी सी मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो किसी खाद्य पदार्थ में मंड है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है ना हम तनु आयोडीन का हम 2-3 बूंद विलयन लेंगे। ठीक है, जो तनु आयोडीन है उसमें 2-3 बूंद विलयन डालेंगे। अगर इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें मंड उपस्थित है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हम ये याद रखेंगे कि मंड की उपस्थिति जाँच करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो तनु आयोडीन विलयन की। ऊपर यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है कि मंड की उपस्थिति जांच करने के लिए कि आयोडीन की तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। जैसे कि मंड की उपस्थिति जांच करने के लिए हमें आयोडीन का तनु विलयन चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोडीन का तनु विलयन अगर नहीं है प्रयोगशाला में तो हम कैसे बनाएंगे? हम आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला देंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो ये तीनों बनाने की विधि है। मंड का हमने परीक्षण कर लिया कि मंड की जांच हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो है इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेषणों को सारणी 2.2 में लिखिए। तो हम मंड की अब जांच कर लिए हैं तनु आयोडीन विलयन से। अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण की एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? तो बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी और खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो हमने प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? तो अगर हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है तो अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट हम डालेंगे। ठीक है, अगर हम मंड के परीक्षण कर रहे थे तो उसमें तनु आयोडीन का हम कुछ बूंद डाल रहे थे, और अगर हम प्रोटीन का परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो प्रोटीन का कॉपर सल्फेट की विलयन डालेंगे। और यदि उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो प्रोटीन का रंग उपस्थिति क्या है? बैंगनी। अगर बैंगनी रंग होता है तो प्रोटीन। ठीक है, काला रंग होता है तो मंड। तो अब हम बात करेंगे वसा के परीक्षण का।
वसा का परीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कि जो है वो कागज जो है फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अब कागज पर जो तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो आप क्या करना, जो कोई भी खाद्य पदार्थ है आप उसको थोड़ा सा लीजिए मात्रा, आप जो है उसको कागज़ में रखकर आप उसको हाथ से कूटिए। अगर कागज़ पर कुछ तेल की मात्रा या धब्बा आता है तो वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है ना, हो सकता है वो उसमें कुछ पानी की मात्रा हो और वो पानी कारण भीग गया हो, तो आप उसको जो है पहले कुछ समय तक सुखा लीजिए, उसके बाद आप कागज़ में रखकर उसको हाथ से कूटिए। उसके बाद अगर आपको तेल की कुछ मात्रा उसमें दिखाई देती है तो समझ जाइए कि उसमें वसा उपस्थित नहीं है। और इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, तो हमने जो है 3 पोषक तत्व का हमने देखा। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या देखा कि अगर कार्बोहाइड्रेट में जो है मंड एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अगर हम किसी को तनु आयोडीन का विलयन अगर डालते हैं और उसका रंग अगर काला हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट है। अगर प्रोटीन की जांच करते हैं तो प्रोटीन में अगर कुछ विलयन हम डालते हैं तो अगर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो वो प्रोटीन है। और वसा को अगर कागज़ में डालकर हम हाथ से कूटते हैं और उसमें कुछ तेल की मात्रा दिखाई देती है तो हम उसमें वसा का मात्रा समझेंगे। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? आखिर जो भी विटामिन, खनिज लवण या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर को? हम जो है इसके बारे में हम जानेंगे। 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? अब जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है तो वह हमारे शरीर के लिए क्या करता है, हमें उसके बारे में जानना है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की बात करें तो वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, तो अगर शरीर को हमारी ऊर्जा यहाँ पे क्या दे रहा है? 2 तत्व दे रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट दे रहा, एक वसा दे रहा। वास्तविकता की अगर बात करें यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, ये किस में ऊर्जा अधिक होती है, वसा में या कार्बोहाइड्रेट में? तो वसा में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अगर आप शकरकंद खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है, आप आलू खाते हैं, गन्ना खाते हैं, पपीता खाते हैं, ये सभी चीज़ें आप खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, और वसा के कुछ स्रोत आपके हो गए अंडा, मछली, दूध, मक्खन, घी, ये सब आपका वसा का स्रोत हो गया। ठीक है, प्रोटीन के कुछ स्रोत देखें तो दूध, मछली, अंडा, मांस, मछली, ये सभी में प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है शरीर को? तो शरीर की वृद्धि के लिए होती है तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है।
प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रश्न आता है, बोलेगा कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, ठीक है। और शरीर की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, तो शरीर की वृद्धि के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब अगर प्रश्न पूछेगा कि रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, तो विटामिन करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन, हमारे शरीर को जो होता है ना, जितने प्रकार की विटामिन होती है, सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे विटामिन ए क्या करता है, तो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। तो देखिए हर लाइन में आपको प्रश्न आपको बनेगा कि आँखों को स्वस्थ कौन रखता है, विटामिन ए। हमारी त्वचा को स्वस्थ कौन रखता है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी शरीर की मदद करता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की मदद कौन करता है, तो विटामिन सी करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हमारे अस्थि और दांत की जो मजबूती होती है किससे होती है, वो विटामिन डी से होती है, ठीक है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। अब देखिए विटामिन ये सभी में यहाँ पर देखिए कुछ आयोडीन के स्रोत हैं, कुछ यहाँ पर फास्फोरस के स्रोत हैं और कुछ यहाँ पर लोहे के स्रोत है। जैसे लोहा, पालक, सेब, ये सब में लोहा पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है दूध, अंडा में, ठीक है। और हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। तो पूछेगा विटामिन डी हमारे शरीर में किससे बनते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से बनते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात की अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे उदाहरण अगर हम बात करें, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। जैसे चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो चावल में सबसे ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। अब देखिए हमने तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन बी, विटामिन सी, डी पढ़ा। अब यहाँ पे दो नाम हमें देखने को मिला, आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। अब रेशे क्या है, आहारी रेशा, आहारी जो रेशे होते हैं इनको रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो रेशा होता है उसको रुक्षांश बोलते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, जैसे रुक्षांश अब हमें किससे किससे मिलता है, दाल से मिलता है, ठीक है, आलू से मिलता है, ताजे फल से मिलता है, सब्जियां से मिलती है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। अब देखिए अगर प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन हमारे शरीर को कोई भी पोषण प्रदान नहीं होता, मतलब खाने से कोई हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो रुक्षांश होता है। लेकिन फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है, तो सहायता करता है। अब आप देखिए जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है उसको बिना पचा हुआ भोजन को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो वो रुक्षांश करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जल की, ठीक है। तो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की
सहायता करता है जल। तो जो भी भोजन जो हमारे शरीर में अवशोषित करने में जल सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब शरीर में अगर जल ही नहीं होगा तो मूत्र शरीर से बाहर किस रूप में निकलेगा, तो वो जल के साथ ही बाहर निकलता है। तो मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में या शरीर से पसीना बाहर निकालने में जल की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका आप निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से की जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे आप किसी भी प्रकार का फल लाते हैं, फल को काटते हैं तो आपका हाथ हल्का गीला हो जाता है। आप सब्जी लाते हैं, सब्जी को काटते हैं, आपका हाथ गीला हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उसमें जल की उपस्थिति है और हम उसको जब हम खाते हैं पकाकर तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय भी हम उसमें जल डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 2.3 संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या है? जैसे सामान्यतः पूरे दिन जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, हम फल, सब्जी, रोटी, दाल, हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसको आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। अब जैसे है ना कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, अगर हम दवा भी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वह जहर का काम करता है। तो कोई भी जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा ना बहुत ज़्यादा अधिक हो ना ही बहुत कम हो। ठीक है, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जैसे वैसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस या फिर आपको रुक्षांश और जल, अगर ये सभी हैं तो वो आहार जो है आपका एक प्रकार का संतुलित आहार में माना जाएगा। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जैसे एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। जैसे आप दाल खाते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, उसमें मूंग और चना हो गया। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां। इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प मात्रा व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके जो है पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? ठीक है, अब खाना पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए।
सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। अब जब आप जब सब्जी या फल को धोएं तो उसका छिलका उतार कर ना धोएं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उसके अंदर का जो विटामिन हो वो उसके पानी के साथ धुल जाए। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। जैसे अगर भोजन हम पका रहे उसमें बहुत सारा पानी डालें और पानी निकाल कर हम फेंक दिए तो हो सकता है उस भोजन का जो विटामिन हो वो पानी के साथ मिलकर चला जाए। पकाते समय विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो पूछेगा कि खाना पकाते समय कौन सा विटामिन जो है गर्म होने के कारण नष्ट हो जाता है, तो ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। इसका आंसर विटामिन सी होगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है। बुझो ने सोचा, बुझो एक व्यक्ति लड़की का नाम है। बुझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। जैसे जिसमें भी खाना में वसा है तो क्या वो खाना एक सर्वोत्तम भोजन है? एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अतः आपको उसे तली हुई सब्जियां, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया? जैसे बुझो सोच रही है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा तो दोनों से मिलती है, तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट की जगह एक कटोरी वसा युक्त भोजन का हम सेवन नहीं कर सकते हैं? जैसे सिंघाड़ा, पूरी, मलाई, लबड़ी, ये सभी में जो वसा होता है। ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर में अधिक मोटापे का कारण क्या है, तो हमारे शरीर में जो है मोटापे का कारण क्या है, वो वसा है। ठीक है। अब है अभावजन्य रोग। कुछ रोग के बारे में हम बात करेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा जो विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अभावजन्य रोग क्या है, तो देखिए इसमें वर्ड में ही छुपा है अभावजन्य, मतलब किसी चीज़ के अभाव से होने वाला रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ लंबे समय तक चावल ही खा रहे हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन प्रोटीन और बाकी विटामिन की आवश्यकता कम होती है। तो लंबे समय तक आप अगर प्रोटीन और विटामिन की आप में कमी होती जा रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अभाव के कारण आपको अभावजन्य रोग हो जाएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या हो रहा है। हम लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी से हमें वृद्धि का अवरुद्ध होना, हमारी लंबाई या शरीर का वृद्धि होना रुक जाएगा, चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों के रंग का उड़ना, बाल जो है सफ़ेद हो जाएंगे, त्वचा की बीमारियां हो जाएगी, पेचिश आदि। तो हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो वृद्धि का अवरुद्ध होना होता है, चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां होगी और पेचिश आदि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी।
ऐसा व्यक्ति बहुत पतला दुबला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ नहीं होगा। ठीक है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अब हम संतुलित आहार लेंगे, उसमें सभी प्रकार के विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन होगी, तो जिससे आपको अभावजन्य रोग नहीं होगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ विटामिन दिया गया है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। विटामिन की हम बात करते हैं, कुछ विटामिन की। तो सबसे पहले हम बॉक्स देखेंगे, विटामिन ए के। ठीक है। तो विटामिन ए के क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना। ठीक है। कभी कभी पूरी तरीक़ा से दिखाई देना बंद करना। आँख की जब भी बात होगी तो हमेशा विटामिन ए ही होगा। आँख में कमज़ोर दृष्टि होना या फिर आँख में आपको आँख की कोई भी समस्या होना, वो विटामिन ए की कमी कारण होता है। विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। इससे क्या होता है कि दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। अब विटामिन की बात करें, विटामिन B1 की, तो इसमें हमारे शरीर की जो पेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है। ठीक है। नॉर्मली आप जो है इससे होने वाली बीमारी का भी नाम याद करें तो ये ज़्यादा पूछता है। विटामिन सी, तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। मसूड़े में खून निकलना। ठीक है। मसूड़े में विटामिन सी से जो होता है, मसूड़े में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो ये एनसीईआरटी जो यहाँ पे सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद करना है। अगर पूछेगा कि मसूड़ों से खून निकलता है किसकी कमी के कारण, तो विटामिन सी की कमी के कारण। घाव भरने में अधिक समय लगता है विटामिन सी के कारण। ठीक है। हम जो है विटामिन डी की बात करते हैं, तो इससे कमी से रिकेट्स रोग होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि संबंधी जो भी रोग होता है, जैसे अस्थियों का मुलायम संबंधी रुक जाना या अस्थि में दर्द होना, या जो, तो वो विटामिन डी के कमी से होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है, चूँकि हमारा पूरा शरीर ही कैल्शियम, जो हमारे शरीर की पूरी हड्डी, दांत सब कैल्शियम से बना होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाता है, कमज़ोर अस्थियाँ हो जाती हैं। ठीक है। अब हम आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जैसे गर्दन के बीच में जो ग्रंथि, गर्दन हमारा फूल जाएगा और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाएगी। अब हम बात करेंगे लोहा। तो लोहा को जो आयरन बोलते हैं, तो आयरन कमी से कौन सा होता है, अरक्ता रोग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द की हम अगर बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है संतुलित आहार। ठीक है। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार जो है किसे कहते हैं, तो वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, पानी और विटामिन सभी मौजूद हो, तो उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। हम दूसरा बात करते हैं विटामिन बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट खाने से। ठीक है। और अगर हम ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा हमारे शरीर में दो चीज़ों से मिलता है, एक कार्बोहाइड्रेट से, एक वसा से, हमारे शरीर में एनर्जी के लिए। तो वसा की बात करें तो वसा भी जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और सबसे अधिक ऊर्जा देता है कौन, तो वसा देता है। ठीक है। और यहाँ पर हम खनिज की बात करें तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए खनिज और पोषक की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को वृद्धिवर्धक बोलते हैं। प्रोटीन अगर हम कमी करेंगे प्रोटीन की, तो हमारे शरीर का वृद्धि रुक जाएगा। ठीक है। तो शरीर का वृद्धि के लिए प्रोटीन काफ़ी आवश्यक होता है।
रुक्षांश। तो रुक्षांश के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हमारे शरीर के लिए भले रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता है, लेकिन रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर में अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए रुक्षांश काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्कर्वी, तो स्कर्वी क्या है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके कारण मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक है, और जो हमारे शरीर का जो घाव होता है वो भरने में देरी होता है। मंड, तो मंड क्या है? मंड जो है, मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सारांश दी गई है जो कि एनसीईआरटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है? मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा और जल भी होता है। तो पोषक तत्व में क्या क्या हमने देखा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त आहारी रेशा जिसको रुक्षांश बोलते हैं और जल होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। तो प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि होता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा के लिए सहायता करता है। तो विटामिन क्या करता है? शरीर में रोगों से रक्षा करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखे। तो अभी आपने ऊपर देखा कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन सा है? प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, रुक्षांश है, जल है, ये मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। अब निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है। सेकेंड क्वेश्चन, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों ये विटामिन है। नेक्स्ट, वह विटामिन जो हमारे शरीर अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो जब भी हम दृष्टि की बात करें तो वो विटामिन ए होगा। नेक्स्ट, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों अस्थियों के लिए जो है विटामिन डी आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो दो ऐसे खाद्य पदार्थ इसमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, हम पोषक की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन हो गया एक, विटामिन हो गया, वसा, ये सभी में पोषक प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। और अगर निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में बात करें, मतलब अगर कम की बात करें, तो आहारी रेशा में कोई पोषण नहीं होता है, ठीक है। सही और गलत का मिलान करना है कथन का। तो क्वेश्चन है, केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, केवल चावल खाने से नहीं कर सकते, क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी पोषक तत्व की कमी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। अगर संतुलित आहार में हम सभी प्रकार का विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हम लेते हैं तो हमें अभावजन्य रोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? हाँ, संतुलित आहार में हमें नाना मतलब विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमें लेने चाहिए। शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, केवल मांस बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, केवल मांस से शरीर का पोषण नहीं होगा, ठीक है। अब हमें फिल द ब्लैंक्स करना है। खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स रोग होता है। फिर है खाली स्थान की कमी से बेरी होता है, तो बेरी दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होता है, तो रतौंधी आँख की जो भी बीमारी होती है वो सभी विटामिन ए की कमी से होती है। तो हमने जो है
एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 की चैप्टर 2 को काफ़ी अच्छा से डिस्कस किया। अगर आपको इनमें कुछ कमी दिखती है या आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।